हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दवरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का भाग 2 लेकर आए हैं। इससे पहले वाले भाग में हम चर्चा किए थे प्रकाश की। प्रकाश पढ़ लिए थे, प्रकाश के गुण क्या होते हैं उसको चर्चा किए थे। उसके बाद से पढ़े थे हम प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार पढ़े थे कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से पढ़ा गया था परावर्तन। तो चलिए सबसे पहले एक बार 2 मिनट का समय लेकर उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया था प्रकाश पे। प्रकाश उसमें बताया गया था कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद से बताया गया था प्रकाश के गुण। प्रकाश में कौन कौन सी गुण होते हैं बताया गया था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की जो चलने की गति होती है क्या होती है, एक सीधी रेखा में होती है। उसके बाद से बताया गया था कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। फिर बताया गया था तीसरा नियम इसका यह बताया, तीसरा गुण यह बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। चौथा गुण बताया गया था प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़े थे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजर जाता है उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के पढ़े थे हम लोग? प्रकाशिक माध्यम के प्रकार 3 प्रकार पढ़े थे। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पारदर्शी माध्यम, दूसरा पढ़े थे अपारदर्शी माध्यम, और लास्ट पढ़े थे इसका अल्प पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। तो इसमें बताया गया था कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकतम भाग आर पार हो जाता है। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकतम भाग आर पार हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक माध्यम। और अप्रकाशिक माध्यम पे आते हैं। अप्रकाशिक माध्यम क्या होता है? अप्रकाशिक माध्यम में यह बताया गया था कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भाग आर पार नहीं होता, जिसमें प्रकाश का कोई भाग आर पार नहीं होता, वो कौन सा माध्यम कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम। तीसरा आया था अल्प पारदर्शी माध्यम। अल्प का मतलब क्या बताया गया था? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तो हम अल्प पारदर्शी माध्यम को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल कुछ भाग, थोड़ा भाग आर पार हो पाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अल्प पारदर्शी माध्यम। अब बात आती है, इसके बाद हम टॉपिक पढ़े थे परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन का एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। परावर्तन में बताया गया था कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकनी सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकनी सतह पर टकराता है तो यहाँ से देखिए पालिशदार और चिकनी सतह हम ले लिए। जैसे यहाँ से टकराएगा क्या होगा? ये उधर की ओर ही क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। अब इसी घटना को कहा गया था प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालीदार तल से टकराता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते थे। अब जो प्रकाश की किरण आकर गिर रही थी उसे हम नाम दिए थे आपतित किरण, और जो किरण टकरा कर वापस जा रही थी उसे कहा गया था परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर टकरा रहे थे उसे क्या कहते थे हम? आपतन बिंदु। उसे क्या कहते थे हम?
आपतन बिंदु, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब खींचा गया था, जिसे हम कहते थे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। और अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बना रहे थे उसे क्या कहते थे हम? आपतन कोण आई। उसे कहा गया था आपतन कोण आई। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बना रही थी उसे कहते थे हम, क्या कहते थे? आर, जिसे हम परावर्तन कोण कहते थे। इसे क्या कहते थे हम? आपतन कोण, और इस वाले को कहते थे परावर्तन कोण। तो चलिए यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले परावर्तन के नियम। परावर्तन हमारा आज का हेडिंग होगा परावर्तन का नियम। देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, चलिए हम पहला नियम लिख देते हैं। पहला नियम नीचे इसके लिख देते हैं, यहां पर। यहीं से देखिए, पहला नियम यहीं से बन जाएगा आपका। यहीं से आपको ज्यादा रखना नहीं पड़ेगा, यहीं से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही और क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही और स्थित, मतलब एक ही समतल में स्थित होते हैं। तो ये हमारा पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। चलिए इस नियम को हम लिख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। एक ही समतल में स्थित होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम की सहायता से आप देख लिए, आपको बताएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही ओर, मतलब एक ही समतल में स्थित होते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से अगर इसी समतल को ले लिया जाए, इसी समतल को क्या कर ले लिया जाए और यहाँ से हम प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से आपतित कर रहे हैं इस बिंदु पर, और यहाँ से क्या होगी, वो टकरा कर जब किरण वापस जाएगी और यहाँ पे क्या करे, अभिलंब खींचे, तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से जो किरण भेज रहे हैं और जो यहाँ से टकरा कर जा रहे हैं और यहाँ पे जो अभिलंब खींच रहे हैं, इस बोर्ड को अगर हम पृष्ठ माने हैं तो इस बोर्ड के एक ही ओर स्थित हो रहे हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम यहीं से निकल जाएगा इसका। एक बार दूसरे नियम की चर्चा किए देते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई जो होता है ये बराबर होता है किसके? कोण आर के। यहां से एक बात क्लियर हो गया कि ये जितने कोण पर आएगा, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर क्या होगा, टकरा कर वापस चला जाएगा। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही 2 नियम है प्रकाश के, परावर्तन का यही 2 नियम है। तो पहले नियम में आपको क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम बताया गया कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं।
चलिए इसी के साथ हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। आइए जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या होता है प्रतिबिंब, और आप ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो वास्तव में मिलती हैं या क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलते हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आइए देखते हैं, पहले परिभाषा आप नोट कर लीजिए प्रतिबिंब की। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती, या तो वास्तव में मिलेंगी या क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत, ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर ऐसी घटना होगी या तो मिलती हुई प्रतीत होगी या क्या होगी, वास्तव में मिलेगी, उसे ही क्या कहेंगे, उसी बिंदु को क्या कहेंगे हम, वस्तु का प्रतिबिंब। अब वस्तु के प्रतिबिंब की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वस्तु का प्रतिबिंब? वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आइए जानते हैं बारी बारी से इनको कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लेते हैं इसको। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन, वर्तन मत लिखिएगा, परावर्तन है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं, वास्तविक रूप में मिलती हैं, उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए किसी वस्तु से 2 किरण जा रही है, किसी वस्तु से 2 प्रकाश की किरण जा रही है और परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर वास्तविक का मतलब क्या था, रियल में, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलेंगी उसे क्या कहेंगे हम, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसी तरह से अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की हम बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
ये मिलेगी नहीं, वास्तव में मिलेंगी नहीं। ये क्या होगी, ऐसा लगेगा कि केवल मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होगी, आपको आभास होगा, आपको एक तरह का क्या होगा, आभास होगा कि वहां पे मिलेंगी जाकर, वहां पे वास्तव में मिलती नहीं है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहेंगे हम, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसी क्रम में हम अगला टॉपिक देखते हैं, गोलीय दर्पण। हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। आइए जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। आइए जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पालिश तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला ले लीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ कहीं से काट दीजिए, बीच में से क्या कर, मान लीजिए हम यहीं से काट दिए, तो अब ये जो गोली दर्पण, ये जो भाग बचा, ये काटा गया एक भाग हो गया, अब यही क्या हो गया, गोली दर्पण हो गया। इसे नाम क्या दे दिया गया, गोली दर्पण। इधर वाला भी भाग हो सकता है, आप ये मत समझिए केवल इधर वाला भी भाग हो सकता है। ये क्या है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। कुछ परिभाषाएं आपको रटनी नहीं पड़ेगी इसमें, बस चित्र के माध्यम से अगर समझेंगे। देखिए हम क्या कि ये गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोला लिया, उसको क्या कर दिया, काट दिया, और इसके एक पृष्ठ पे क्या कर दिए, हम पॉलिश कर दिए। किसी एक पृष्ठ पे, या तो अंदर वाले पर या फिर बाहर वाले पे। ये दो भाग हो गए, एक वाले में अंदर में कर दिए और एक वाले में बाहर कर दिए। अगर अंदर वाले में पॉलिश होगा तो बाहर से परावर्तन की घटना होगी, और बाहर वाले में पॉलिश होगा तो अंदर से परावर्तन की घटना होगी। तो यहाँ से परिभाषा हमारा निकल कर आता है कि गोली दर्पण कांच के खोखले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप चाहे तो परिभाषा नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब बात आती है कि इस पॉलिश जो होता है किसका होता है। पॉलिश जो होता है निकिल का होता है। निकिल नामक एक तत्व होता है जिसका इसमें पॉलिश किया जाता है। जैसे आप घरों में देखे होंगे जो दर्पण प्रयोग होता है, जिसमें आप अपने फेस को देखते हैं, उसके जो पीछे पॉलिश होता है वो उस पर निकिल लगा रहता है। अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जो आपका गोलीय दर्पण है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और पहला जो है, पहले का नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और जो दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। इन सभी चीजों के बारे में आप लोग कक्षा 10 में ही अध्ययन किए होंगे, लेकिन आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है उत्तल दर्पण। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, हम अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण हमारा अगला हेडिंग होगा, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, अगर इस पे पीछे पॉलिश कर देते तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब बताया गया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के।
या तो एक में क्या कर सकते हैं, एक में अंदर वाला पॉलिश कर सकते हैं, या एक में क्या कर सकते हैं हम, बाहर वाला। इस हिसाब से गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो ध्यान रखिए, जिसमें बाहर की ओर पॉलिश होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं अवतल दर्पण। जिसमें बाहर की ओर पॉलिश होगा उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिसमें अंदर की ओर पॉलिश होगा उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण। तो इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनाएंगे इस चित्र के हिसाब से। वह दर्पण अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश तथा दबे हुए तल से, जो दबा हुआ तल है, इसे दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। दबे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो मान लीजिए यहां से कहीं किरण गई और यहां से टकराई और यहां से क्या हो गई, वापस चली आई। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसी प्रकार उत्तल की भी परिभाषा बना सकते हैं आप। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप अपने आप से भी सोच सकते हैं कि उत्तल दर्पण की परिभाषा यहां से क्या निकलेगी। वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग नोट कर लेते हैं। अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश, उभरे हुए तल पर पॉलिश तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका चित्र बना लीजिएगा। इतना लिखने के बाद इसका चित्र आप ड्रा कर लेंगे इसका। और यह जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दोस्तों 12वीं की फिजिक्स में आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। आपका पूरा का पूरा जितने एनसीईआरटी बेस पे है, जितने भी टॉपिक हैं पूरे कवर किए जाएंगे। इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आप अपने पास पड़ोस के जो भी आपके साथी संगाती हैं उनको भी बताएं कि देवरिया एजुकेशन चैनल पे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ाई जा रही है। विज्ञान भी चल रहा है, मैथमेटिक्स भी चल रहा है, कक्षा 10 की भी गणित चल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ये हमारा चित्र हो गया। इतना लिखने के बाद चित्र बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए तल पर पॉलिश होता है। दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी आपको जैसा कि परिभाषा दिखाया गया था, चित्र बनाकर दिखाया गया था, इसका पीछे से परावर्तन होगा। दबे हुए उभरा हुआ पृष्ठ है, उधर से परावर्तन होगा। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बताया गया था कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। मान लीजिए यहां से हम प्रकाश भेजे और यहां टकरा कर क्या हो गया, इधर वापस चला आया। तो उभरे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी को क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण। इसे क्या नाम दिया गया है, उत्तल दर्पण। जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते थे हम लोग, अवतल दर्पण। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा हम
आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आप लोग पहचानिए तो परिभाषा के अनुसार पहचानिए कि कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया। इसमें किस तल पे पालिश है? दबे हुए तल पे। पहले हम दबे हुए तल को हम ऐसे लेकर बना रहे थे, अब इसी को क्या कर दिया गया? उल्टा कर दिया गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस यह देखना है दबे हुए तल पर पालिश है कि उभरे हुए तल पर पालिश है। आप इसको इधर करके रखिए चाहे उधर करके रखिए, बात एक ही है। आपको बस क्या देखना है कि इसके दबे हुए तल पर पालिश है कि उभरे हुए तल पे। तो जब दबे हुए तल पर पालिश होगा तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और जब उभरे हुए तल पर पालिश होगा, जब पीछे वाले तल पर उभरे हुए तल पर पालिश होगा तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। इसके पहले वाले चित्र में बताया गया था कि उभरा हुआ तल इधर से हम लोग ले गए थे, इसको हम क्या कर दिए गए थे? इधर घुमा दिए थे। तो इस तरह से हो गया था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये कौन सा दर्पण? देखिए, उभरे हुए तल पर पालिश है अवतल दर्पण, दबे हुए तल पर पालिश है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी होगी और जितने भी टॉपिक पढ़ाए होंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी भौतिक विज्ञान की पूरी कक्षाएं चाहिए, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की सभी कक्षाएं चाहिए, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। डेली की डेली आपकी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं भी डाउट रहे, कहीं भी अगर छोटा सा भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, मैथ फिजिक्स से संबंधित एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी चैप्टर का हो, आपके सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।